नमस्कार, मैं प्रकाश दुबे LIC फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सर्विस प्रोवाइडर आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। LIC का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपका एज अगर 30 से 50 के अंदर है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट सबसे बेहतर बेस्ट में से एक है। कोई भी बंदा या पर्सन किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करता है तो उसके पीछे कोई एक अच्छा रीज़न होता है। जिसमें वो पैसा लगा रहा है उसका रिटर्न एक अच्छा सेहत वाला होना चाहिए और बुढ़ापे में बच्चों की ज़रूरत के समय, बेटी की शादी में या बहन की शादी में अच्छा रिटर्न मिले, या तो लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता रहे और वह फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए। तीसरी तरह का ऐसा बंदा भी होता है जिसको न तो इकट्ठे इनकम चाहिए या न तो हर महीना पेंशन चाहिए, उनको होल लाइफ रिस्क कवर चाहिए और आफ्टर लाइफ फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए, ये आशा करके वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परंतु ये कॉन्सेप्ट छोड़कर संसार में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जिसमें ये तीनों रिक्वायरमेंट को एक साथ फुलफिल किया जा सके। इसके लिए 3 तरह के अलग अलग एसेट को लेना होता है, तभी जाके ये फुलफिल हो सकता है। पर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें तीनों तरह के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, जैसे लम सम अमाउंट, लाइफ टाइम पेंशन और होल लाइफ रिस्क कवर। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए जहाँ इन्वेस्ट करना है उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं आपके पास इस प्रेजेंटेशन को लाने से पहले बहुत ही बारीकी से स्टडी करके एक एक चीज़ की अध्ययन करके आपके समक्ष यह प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। संसार में कोई भी प्रोडक्ट इससे बेस्ट नहीं हो सकता जितना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। आपको किस तरह का बेनिफिट और क्या क्या लाभ मिल सकता है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें और समझें। हमने एक बंदा जिनका एज 30 इयर्स का है, उनको 20 इयर्स का पॉलिसी पेइंग टर्म लिया है, यानी 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 20 इयर्स इन्वेस्ट का कैलकुलेशन लिया है। आगे जाके आपको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, आइए देखते हैं। आपको जो चार्ट दिख रहा है उसमें पहला कॉलम है पॉलिसी ईयर का, सेकंड कॉलम एज का है, थर्ड नेचुरल डेथ का है, फोर्थ एक्सीडेंटल डेथ का है, फिफ्थ प्रीमियम ऑप्शन का है, सिक्स्थ रिटर्न का है, 7 कैश फ्लो, 8 कैश वैल्यू का है और 9th लोन अवेलेबल का है। 20 इयर्स तक पे करने के बाद आपको 20 इयर्स से पे नहीं करना है प्रीमियम। मान लेते हैं लगभग 10,600 हर महीना सेव कर रहे हैं और जो कि ईयरली हो जाएगा GST को लेकर 1,28,000 रुपया और नेक्स्ट ईयर से प्रीमियम हो जाएगा 1,26,000 रुपया, जो कि 20 साल तक अदायगी करना है। पॉलिसी शुरू होते ही पहला साल से ही नॉर्मल
रिस्क कवर हो जाएगा 24 लाख या 24.5 लाख लगभग, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर हो जाएगा 47 लाख के लमसम में। यानी फैमिली को पहले साल से ही इकोनॉमिक सुरक्षा प्रदान हो जाता है। प्रीमियम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यानी सेविंग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे रिस्क कवर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। जैसे 3 साल बाद 27 लाख नॉर्मल और एक्सीडेंटल 50 लाख का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ते जाएगा, इसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, और इस तरह एक समय इन्वेस्ट लिमिट हो जाएगा पर रिस्क कवर बढ़ते जाएगा। एक समय इसका वैल्यू 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक हो जाएगा, और ये अमाउंट टोटली टैक्स फ्री होगा। इसमें बंदे का ह्यूमन लाइफ वैल्यू LIC खुद ब खुद बढ़ा लेता है। पर्सन का पेइंग टर्म ख़त्म हो जाने के बाद भी उसका रिस्क कवर चलता रहेगा और इनकम बढ़ता रहेगा। अब बंदे का 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा होते ही उनको लगभग 8% के रेट से पेंशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि लाइफ टाइम तक 1,86,000 हर साल मिलते रहेगा। यानी कि हर महीना 15,500 उनको पेंशन मिलते रहेगा, और ये पेंशन टोटली टैक्स फ्री होगा। यदि आप किसी भी तरह का पेंशन लेते हो या इंटरेस्ट लेते हो, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट से हो या एन्युइटी से हो या प्रॉपर्टी का रेंट लेते हो, वह हर चीज़ टैक्सेबल होता है। यानी इन सब में आपको टैक्स भरना पड़ता है, पर ये जो आप इनकम लेते हैं ये टोटली टैक्स फ्री होता है, चाहे आप मैक्सिमम टैक्स स्लैब के ही श्रेणी में क्यों न हो। अगर 64 की एज में शख्स की अनहोनी हो जाता है तो जो पेंशन मिला वो तो मिला ही, उसके सिवा 1,06,63,000 नॉर्मल केस में मिलेगा, और अगर एक्सीडेंटल केस हो तो 1,26,00,000 मिलेगा, जो कि टोटली टैक्स फ्री की श्रेणी में आएगा, जो कि पूर्ण रूप से वाइट मनी होगा, जो फैमिली के सरवाइव के लिए एक अच्छा अमाउंट जनरेट करके जाएंगे। अगर बंदे को ये छोटे छोटे अमाउंट में पेंशन टाइप का पैसा नहीं चाहिए, उन्हें इकट्ठा सिंगल टाइम एक बार में पैसा चाहिए, तो वे इकट्ठा एक बार में पैसा लेकर प्लान से एग्जिस्ट हो सकता है, होना चाहिए। तो मान लीजिए 21 साल में वो इकट्ठा पैसा लेकर एग्जिस्ट होना चाहे, तो जो पेंशन मिला वो तो मिला ही, उसके सिवा जो कैश वैल्यू दिख रहा है 45,57,000 लेकर वो एग्जिस्ट हो सकते हैं, पर अभी उनको एग्जिट नहीं होना है। रिटायरमेंट एज के समय में, यानी कि 60 की एज में वो एग्जिट होना चाहते हैं, तो उनको लगभग 80,49,000 मिलेगा, जो वो एक मुश्त लेकर एग्जिस्ट हो सकते हैं। ये अमाउंट पेंशन के अलावा एक्स्ट्रा होगा। मतलब यह है कि जितना लेट तक बंदा इस प्लान में बना रहेगा, उतना ज़्यादा अमाउंट उनको जनरेट होते रहेगा।
विथ पेंशन मिलते रहेगा। यहाँ पर आप कभी भी लोन ले सकते हैं, चाहे आप 60 एज को क्यों न पार कर गए हों। उनको 9,30,000 हर समय मिलते रहेगा, जो कि आप लोन अवेलेबल वाला कॉलम में देख सकते हैं। जबकि बैंक या कोई और संस्था एज 60 के बाद लोन नहीं प्रोवाइड करता है। इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जोड़ा गया है, आइए देखते हैं। मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी पेइंग टर्म में बंदा ने ओनली 10 ईयर्स ही प्रीमियम भरा और आगे की प्रीमियम भरने में वो असमर्थ है। ऐसे में और कोई पॉलिसी होता तो वो पॉलिसी लैप्स के कगार में चला जाता या अंडर वैल्यू देता, जो कि मैक्सिमम 40% से 50% तक ओनली देता। परंतु ये पॉलिसी लॉकअप पीरियड में चला जाएगा, न कि लैप्सेशन में जाएगा। बंदे ने 20 साल की पेइंग टर्म में ओनली 10 साल ही प्रीमियम भरा, इसीलिए उनका जितने का वो पॉलिसी था उसका हाफ हो जाएगा। और जब उनको पेंशन मिलना का समय आता है, उस समय उसको जितना पेंशन मिलना था उसका हाफ पेंशन मिलेगा। उसी तरह नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंट डेथ, उसी तरह या तो नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ, दोनों में जो मिलना था उसका आधा वैल्यू हो जाएगा। परंतु पॉलिसी बंद नहीं होगा, पॉलिसी का वैल्यू आधा हो जाएगा। उसी तरह अगर ओनली 5 इयर्स तक बंदे ने जमा किया है और प्रीमियम नहीं दे पाते हैं तो ओनली 25% ही उनको मिलेगा, जो कि सम एश्योर्ड है। 20 साल में टोटल प्रीमियम अमाउंट वो भरेंगे 25,25,000 रुपये और इसका रिटर्न जनरेट होगा गारंटेड 8% लगभग। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या ये गारंटेड रिटर्न है? आइए देखते हैं। LIC 3 तरह के मैच्योरिटी क्लेम सेटलमेंट करते हैं, जिसमें सम एश्योर्ड तो मिलता ही है, प्लस लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। लॉयल्टी एडिशन क्या होता है? यदि पॉलिसी 20 साल का प्लान लेते हैं, यानी 20 साल का प्लान होता है, तो LIC 20वें साल जितना प्रॉफिट डिक्लेयर्ड करेगा उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये हो गया लॉयल्टी एडिशन। इसे कहते हैं लॉयल्टी एडिशन बेस प्लान, जिसमें सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। दूसरा हो गया सम एश्योर्ड प्लस फाइनल एडिशनल बोनस प्लस रिवर्सनरी बोनस। आइए देखते हैं फाइनल एडिशनल बोनस और रिवर्सनरी बोनस क्या होता है। फाइनल एडिशनल बोनस में 15 साल से ज़्यादा का पॉलिसी होना चाहिए, तभी फाइनल एडिशन बोनस के लिए पॉलिसी एलिजिबल होता है। इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। अब आइए देखते हैं रिवर्सनरी बोनस क्या है। हर साल LIC अपना प्रॉफिट डिक्लेयर्ड करता है और वो जितने दिन के लिए पॉलिसी होता है उतना दिन तक हर साल डिक्लेयर्ड होता है। मान लीजिए जो पॉलिसी 20 साल के लिए है, उस 20 साल में जो प्रॉफिट डिक्लेयर्ड हुआ, टोटल कुल मिलाकर जो बोनस जनरेट हुआ, तो
टोटल को एक साथ जोड़ने पर जो बोनस होता है उसे रिवर्सनरी बोनस कहते हैं। इसलिए रिवर्सनरी बोनस का रिटर्न ज़्यादा दिखता है या ज़्यादा मिलता है। लॉयल्टी एडिशन हो या रिवर्सनरी बोनस, दोनों का रिटर्न दोनों के केस में LIC के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर LIC का प्रॉफिट ज़्यादा करेगा तो दोनों को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, और प्रॉफिट कम करेगा तो रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि LIC का रिटर्न कम हुआ है या LIC कभी लॉस में गया है। पर इस कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा या कम का, क्योंकि LIC इसमें गारंटेड बोनस देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सम एश्योर्ड प्लस फाइनल एडिशनल बोनस प्लस गारंटेड बोनस। आइए अब कंपेयर करते हैं बाकी के इन्वेस्टमेंट प्लान के ऑप्शन से, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF, प्रॉपर्टी या पोस्ट ऑफिस। परंतु मेरा उद्देश्य यह कतई नहीं है कि फिक्स्ड डिपॉजिट या PPF या कुछ और इन्वेस्टमेंट प्लान सही नहीं है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि प्रायोरिटी किसको देनी है। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का डे बाय डे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25 टू 5.50 है, और आगे जाकर इसमें बढ़ोतरी होगी इसका कोई चांस नज़र नहीं आता है। वहीं LIC 8% गारंटेड इंटरेस्ट देता है। फिक्स्ड डिपॉजिट पूर्णतः टैक्सेबल है, परंतु LIC पूर्णतः टैक्स फ्री है। पोस्ट ऑफिस के कंपेयर में LIC का ये कॉन्सेप्ट 2011 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग स्कीम में यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्स्ड डिपॉजिट में सबका लिंक एक साथ कर दिया। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में गिरावट आएगी तो डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट में भी गिरावट आएगी। अभी पोस्ट ऑफिस का रेट चल रहा है 6.32 7%, और यह भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने वाला है। इस आधार से LIC में रेट ऑफ इंटरेस्ट न इंक्रीज होगा न डिक्रीज होगा, बल्कि स्टेबल ही रहेगा। अब आइए चलते हैं PPF की ओर। PPF में 15 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। यहाँ से न तो पैसा निकाल सकते हैं न कहीं और जा सकते हैं। पर LIC के इस स्कीम में प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, फिर भी पॉलिसी लैप्स नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ लोन्स भी प्रोवाइड करता है, और ये सब लिक्विडिटी होता है, और आपने जितना भरा है उस आधार पे होल लाइफ बेनिफिट भी मिलते रहता है। PPF के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टरली रिव्यू होता है, और PPF में भी भारी गिरावट आया है। 31 अप्रैल को 7% यानी 7% हो गया है। ऐसा भी PPF का फ्यूचर खत्म होने जा रहा है। अब आइए चलते हैं गोल्ड से कंपेयर करते हैं।
गोल्ड में बहुत सारे अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, परंतु LIC में इकट्ठे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर पार्टीशन के हिसाब से पेमेंट करना होता है। यहाँ चाहे तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली के हिसाब से भी छोटे छोटे अमाउंट में की दर से आप प्रीमियम दे सकते हैं, जो कि आगे चलकर एक बड़ा अमाउंट का रूप तैयार हो जाता है, जबकि गोल्ड में एक मुश्त आपको देना पड़ता है। आप LIC में हर महीना 2000 या 3000 या 4000 या 5000 भी डिसिप्लिन अमाउंट जमा कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, पर गोल्ड को उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली ही पे करना पड़ता है। कुछ महीनों में गोल्ड अच्छा खासा रिटर्न दिया है, पर क्या गोल्ड का रेट ऐसे ही बढ़ता रहेगा? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्ड के प्राइस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न कोरोना काल में लगभग सभी कंट्री का इकोनॉमी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है और लगभग कंट्री का इकोनॉमी टूट गया है, बुरी तरह से टूट गया है, और उसे बैकअप देने के लिए यानी संभालने के लिए सभी कंट्री गोल्ड को परचेज कर रही है बड़े बल्क में, और RBI भी अपना स्टॉक बढ़ा रहा है गोल्ड पे। पर ये जो बुलबुला है ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, इसीलिए गोल्ड एक अनसर्टन एसेट है जिसका रिटर्न बहुत अच्छा भी हो सकता है या बहुत ही विघटनकारी भी हो सकता है। पर LIC में डिसिप्लिन और गारंटी बना रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर आ जाए, चाहे इंडिया vs पाकिस्तान वॉर हो जाए, चाहे इंडिया vs पाकिस्तान का युद्ध क्यों न हो जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट टोटली सेफ और सिक्योर रहने वाला है। गोल्ड के कंपैरिजन में LIC ज़्यादा ट्रस्टेड है और गोल्ड से कहीं ज़्यादा सस्ता भी है। गोल्ड के कंपैरिजन में LIC ज़्यादा ट्रस्टेड है और गोल्ड से कहीं ज़्यादा सस्ता भी है। आगे हम बात करते हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन से। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, इनमें अनबिलीवेबल बेनिफिट देता है, पर अनसर्टेन और अनडिसिप्लिन वाला सेक्टर है यह। इसीलिए आप सबसे पहले गारंटेड, सिस्टेमेटिक, डिसिप्लिन वाला इन्वेस्टमेंट में अपने आप को स्वीकार कर ले, फिर रिस्क के गेम में हाथ डालें, ताकि मार्केट किसी कारणवश डाउन जाने पर भी सुरक्षित पेंशन और अच्छा रिटर्न अपने आप को देख सके। LIC में आपका एक पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है, जिसमें पेंशन, सुरक्षा, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, जब नीड हो निकाल सके या जब आवश्यक हो छोटे समय के लिए लोन लेके एडजस्ट कर सकें। परंतु शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आइए चलते हैं प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक्चुअल प्रॉपर्टी और वर्चुअल प्रॉपर्टी। एक्चुअल प्रॉपर्टी यानी एक्चुअल प्रॉपर्टी, और वर्चुअल प्रॉपर्टी जो आपको दिखता नहीं है लेकिन वो एक प्रॉपर्टी है जो LIC के इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं
वर्चुअल प्रॉपर्टी। अब दोनों में अंतर या कंपेयर करते हैं। एक्चुअल प्रॉपर्टी में मान लीजिए हम 25 लाख का कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें 25 लाख पूर्णतः ब्लॉक हो जाता है। परंतु वर्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि LIC जिसमें हम 25 लाख का पॉलिसी लेते हैं या वर्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं, उसमें हमको एक बार की 25 लाख नहीं लग देना पड़ता। इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से EMI के हिसाब से मंथली या ईयरली देना है, जो कि होगा 10,000 या 12,000 हर महीना। यानी कि 12,000 में ही 12,000 में ही 25 लाख का प्रॉपर्टी हमें नज़र आता है और एक्चुअल प्रॉपर्टी में 25 लाख पूर्ण ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए एक्चुअल प्रॉपर्टी लेते समय आप 20 लाख लोन लेते हैं और 5 लाख कैश करते हैं, तो 20 लाख लोन लेते हैं जिसका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा लगभग 80,000 और जो आप प्रॉपर्टी लिए उसे रेंट में लगाते हैं तो मान लीजिए उसका रेंट आएगा 5,000 से 6,000, मान लीजिए 6,000, तो आपको घर से देना होगा 18,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 12,000, जो कि पूर्णतः घर से लगेगा। अब LIC में हम किसी तरह का लोन लिए ही नहीं तो इंस्टॉलमेंट भरने का कोई आवश्यक ही नहीं। इसी तरह किस तरह का कोई बर्डन ही नहीं है हमारे ऊपर। एक्चुअल प्रॉपर्टी में जो आफ्टर 20 इयर्स जो लोन लिए थे, टोटल अमाउंट का पे किए लगभग 40 लाख, यानी 20 लाख लेके 40 लाख भरते हैं, यानी डबल पे करते हैं। यानी जितना इंटरेस्ट मैंने पे किया उतना इंटरेस्ट में मेरा LIC का वर्चुअल प्रॉपर्टी ही हो जाता। और यहाँ LIC यानी वर्चुअल प्रॉपर्टी में आफ्टर 20 इयर्स मेरा जो प्रीमियम था वो भी जमा करना ख़त्म हो जाता है, यानी कि हम फुल फाइनल फ्री हो जाते हैं इस वर्चुअल प्रॉपर्टी से। यानी कि वर्चुअल प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से मेरा काम करना स्टार्ट कर देगा और मुझे किसी तरह का कोई भी पे और नहीं करना होगा। फुल एंड फाइनल फ्री हो गए हैं। यानी कि मेरा एक लीड जनरेट हुआ और मेरा वैल्यू दिन ब दिन बढ़ते गया और किसी तरह का कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ा। एक्चुअल प्रॉपर्टी में आफ्टर 20 इयर्स मान लीजिए रेंट जो लगाए थे वो बढ़कर 10,000 हो गया, परंतु ये पूर्ण तो टैक्सेबल है और LIC में मुझे मिल रहा है 1,86,000 हर साल, यानी ईयरली 1,86,000 1,86,000 हर साल ईयरली मुझे मिल रहा है, जो कि मंथली होता है 15,500 रुपया, जो कि मंथली होता है 15,500 रुपीज़ पर मंथ हमें मिलता रहेगा। पूर्ण तो टैक्स फ्री, यानी वाइट मनी हमें मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी में अनेकों तरह का मेंटेनेंस चार्ज वहन करना होगा, परंतु LIC में किसी तरह का मेंटेनेंस चार्ज खर्च करना नहीं होगा। प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम बीच बीच में या कभी कभी बंद हो जाता है। ऊपर से रेंटर से किचकिच आम बात है। कभी कभी तो रेंटर
रेंट भी नहीं देता और घर भी नहीं छोड़ता, और ऊपर से धमकी, झगड़ा और नौबत मारकाट या कोर्ट तक पहुंच जाता है। और LIC का रेंट हर महीना पहले तारीख को 10:30 बजे बैंक अकाउंट में परफेक्ट टाइम पे आ जाता है, और इसमें न बिजली खर्च, न पानी, न पेंट, न किस तरह का किस लफड़ा झंझट झगड़ा कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टी का वैल्यू मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट में मंदी होने पर प्रॉपर्टी का वैल्यू घट जाएगा और मार्केट में तेज़ी से वैल्यू अप हो जाएगा। ये कन्फर्म हम नॉर्मली इजीली नहीं कर सकते आगे के समय और स्थिति को। यदि युद्ध की संभावना हो या महामारी या प्राकृतिक दुर्जय, उस स्थिति में प्रॉपर्टी का वैल्यू घट जाता है। इसके सिवा अगर मालिक का एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए या किसी कारणवश प्रॉपर्टी को सेल करने की इच्छा हो आन पड़े, सेल करने की ज़रूरत आन पड़े, उस समय उसका वैल्यू कोई भी व्यक्ति नॉर्मल रेट नहीं लगाता है। और तो और प्रॉपर्टी के मालिक का अगर किसी कारणवश एक्सपायर हो जाता है तो उस घर को परिवार से छीन लेना या औने पौने दाम पर लेना या किसी तरह से उस परिवार को फंसाकर प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेना, ये संभावना बना रहता है। पर LIC के वर्चुअल प्रॉपर्टी में समय समय पर वैल्यू बढ़ते रहता है। इसके साथ साथ कैश वैल्यू, एक्सीडेंटल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, सभी वैल्यू बढ़ते जाता है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं प्रॉपर्टी का वैल्यू। अब प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ हो गया और हमारे LIC के वर्चुअल प्रॉपर्टी का भी वैल्यू 1 करोड़ हो गया। अब एक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई बंदा तुरंत 1 करोड़ दे के लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उतना लिक्विडिटी किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। परंतु हमारा LIC का वर्चुअल प्रॉपर्टी 2-3 दिन में प्रोसेस किए और अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि 3 से 4 दिन में हमारा अकाउंट में वर्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो एक्चुअल होता है वो आ जाता है। परंतु एक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू तुरंत नहीं मिल पाता है, उसके लिए चारों तरफ दौड़ धूप या एजेंट लगा के सेल करने की व्यवस्था करना पड़ता है। फिर भी मान लेते हैं सेल हो गया 1 करोड़ में, तो प्रॉफिट होगा 1 करोड़ माइनस 25 लाख जो कि हम खुद इन्वेस्ट किए थे, यानी कि बेनिफिट होगा 75 लाख। इस 75 लाख में एक अच्छा अमाउंट टैक्सेबल होगा जो कि गवर्नमेंट ले जाएगा, जबकि LIC का ये टोटल अमाउंट टैक्स फ्री होता है, यानी कि 1 रुपया भी टैक्स में नहीं देना होगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी को लेकर तुरंत सेल करना चाहते हैं, लेकिन तुरंत सेल करने की जो चाहे वो आपको सही वैल्यू नहीं देगा, यानी कि प्रॉपर्टी का रेट तुरंत अच्छा नहीं मिल पाएगा। अब प्रॉपर्टी में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेशन करें ताकि आपको समझ में आए कितना
इन्वेस्टमेंट होता है एक्चुअल प्रॉपर्टी में। एक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है स्टैम्प ड्यूटी यानी कि सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिपॉजिट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज यानी कि जिस ब्रोकरेज के माध्यम से आप ले रहे हैं, एनुअल रिपेयरिंग चार्ज। इसमें लिक्विडिटी ऑफ डेथ बहुत ही पेनफुल है। किसी कारणवश प्रॉपर्टी के मालिक को डेथ हो जाए तो उसके बाद प्रॉपर्टी को सेल करना या उसके रेंट लेना बहुत ही मुश्किल यानी कि नामुमकिन की तरह हो जाता है। ये सब खर्च के सिवा डेथ के सिचुएशन में या प्रॉपर्टी के कब्जा कोई कर ले तो पुलिस केस, कोर्ट केस का इनाम आपको मिलेगा। रेंटल कलेक्शन चार्ज भी लग सकता है। ये सब एक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू आपके सामने है। और वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में वर्चुअल प्रॉपर्टी में हर महीना के पहले तारीख को 10:01 पर आपका अकाउंट पे जो पेंशन आपको लिए निर्धारित किया गया है वो क्रेडिट हो जाएगा। जब इतना सुंदर सुरक्षा देते हुए लिक्विडिटी के साथ डिसिप्लिन वाला इन्वेस्टमेंट और रिटर्न गारंटी वाले प्लान आपके समक्ष है जो कि टोटली टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिलता है। जब इतना सुंदर कॉन्सेप्ट आपको मिले तो कोई और क्यों जाए? LIC छोड़ के कोई और क्यों जाए?